करेंगे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का मतलब क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए उसमें जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इसमें डील करता है। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग हर वो पर्सन कॉम्पिटेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो majority एज का है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है पर्सन मेजर होना चाहिए। majority एक्ट के अकॉर्डिंग मेजर कौन होता है? जिसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा की हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ है वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। और तीसरी, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। किसी भी, अगर हम इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, इंडिया के लॉ की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो वो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं। उनके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब कौन सी पर्सन्स इनकम्पिटेंट हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? एक पहला, जो मेजर नहीं है, यानी जो पर्सन माइनर है, 18 साल से कम एज का है। दूसरा, अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का है। तीसरा, अगर पर्सन डिसक्वालिफाइड है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इन सारे जो पर्सन्स हैं उनके साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बिल्कुल यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब सबसे पहले आते हैं माइनर पे। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग माइनर कौन है? जो 18 साल का नहीं हुआ है, 18 साल की कम एज का, चाहे आज लास्ट डे हो, कल वो 18 साल का हो जाएगा, लेकिन आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता क्योंकि वो माइनर है। एक्चुअल में माइनर्स को प्रोटेक्ट क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माइनर का माइंड जो है वो इमैच्योर है, वो नहीं सोच सकते उनके लिए सही क्या है बैड क्या है, तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए लॉ कहता है कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। अब क्या होता है, इफ़ेक्ट क्या है माइनर के साथ अग्रीमेंट करने पे? पहला, अगर हम माइनर के साथ अग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। तो यानी अगर ए ने बी के साथ अग्रीमेंट किया, ठीक है, ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हारे को 2000 की स्टेशनरी दूंगा और बदले में तुम मुझे 2000 रुपये दे देना। बी माइनर था। अब चाहे ए को पता था चाहे नहीं पता था, लेकिन क्योंकि बी माइनर है, अगर बी बाद में पैसे देने से इनकार कर देता है तो ए इज़ नॉट लाइबल टू आस्क मनी फ्रॉम हिम। ए को कुछ भी रुपए नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि बी माइनर था और बी के साथ किया गया अग्रीमेंट ही वॉइड है, यूजलेस है। इसके अलावा दूसरा इफेक्ट क्या होता है? नो रेटिफिकेशन। माइनर जो है मेजर होने के बाद भी रेटिफाई नहीं कर सकता अपनी जो उसने माइनर होने के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया था। अगर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि अभी जो है मैं माइनर हूँ तो मैं अभी तुम्हारे से स्टेशनरी ले लेता हूँ, जब मैं मेजर होऊंगा उस टाइम पे मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट भी कि जो रेटिफिकेशन होती है कि बाद में आप एक्सेप्ट कर लो, बाद में आप सही कर लो कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसा आप नहीं कर सकते माइनर के केस में। तो इवन मेजॉरिटी के बाद आप कोई चीज़ दे दोगे, आप पैसे वापस कर दोगे, ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं एंटर कर सकते। क्यों नहीं एंटर कर सकते? क्योंकि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो उस टाइम पे वैलिड ही नहीं है। तो फिर जो चीज़ अभी वैलिड नहीं है वो फ्यूचर में कैसे हो जाएगी? तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है रेटिफाई नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट है, माइनर जो है प्रॉमिसी या बेनिफिशियरी हो सकता है। यानी माइनर से आप पैसे नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन अगर कुछ बेनिफिट देना है, कुछ प्रॉमिसी है, अगर कोई चीज़ देनी है, वो माइनर को दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा केस है माइनर का, कि अगर जैसे माइनर के नाम पे इंश्योरेंस है और अगर माइनर को ज़रूरत पड़ जाती है, यानी फायर इंश्योरेंस करवाई है माइनर ने, ठीक है, उस टाइम पे अगर फायर लग जाती है तो माइनर एंटाइटल्ड है सर्विसेज के लिए, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी।
क्यों देगी? क्योंकि माइनर जो है बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकता है। देन फोर्थ वन है ही कैन ऑलवेज प्लीड गिल्टी। माइनर ने चाहे अपनी एज गलत बताई हो, मिसरिप्रेजेंट किया हो, ठीक है, उस वजह से दूसरी पार्टी जो है एंटर कर गई कॉन्ट्रैक्ट में। माइनर ने आपको कहा कि वो 21 साल का है, एक्चुअल में 18 साल से कम का था, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि ये तो माइनर था, इसने गलत बताया था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और ये मुझे सर्विसेज दे, ठीक है, जो इसने प्रॉमिस किया है वो फुलफिल करे। कोर्ट क्या कहता है कि अगर बाद में पता चला वो माइनर है तो भी ही कैन ऑलवेज प्लीड गिल्टी। आप उसको उसके अगेंस्ट स्टॉपल नहीं लगा सकते। स्टॉपल क्या होता है? नॉर्मल केसेस में अगर ऐसे झूठ बोला जाता है, ठीक है, फ्रॉड किया जाता है, आप कुछ कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल देते हो जो आपको नहीं पता था गलत है, ठीक है, तो जिसको आपने वो स्टेटमेंट बोली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए ने बी को एक डायमंड रिंग बेची, ठीक है, ए ने कहा कि ये रिंग जो है ये डायमंड की है और इसके लिए मैं तुम्हारे को 20,000 रुपये चार्ज करूँगा। बी ने वो रिंग एक्सेप्ट कर ली, ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और 20,000 रुपये दे दिए। बाद में जब रिंग मिली तो बी को पता चला वो एक्चुअल में डायमंड की नहीं थी। अब बी के पास क्या ऑप्शन होती है नॉर्मल केसेस में कि वो कहे कि ठीक है, मैंने 20,000 दे दिए, मैं वापस नहीं ले रहा, लेकिन ये रिंग मुझे डायमंड की करके वापस भेजो, ठीक है। तो वो बेसिकली उसको हम कहते हैं एस्टॉपल, कि अगर ए ने जो झूठ बोला था वो अब वो झूठ ये नहीं कह सकता ए ने ए कि अब 20,000 रुपये लेके कि अच्छा अब रिंग तो डायमंड की नहीं थी पर इट्स ओके, ठीक है, ये तो गलत निकल गया तो कोई बात नहीं। अब बी जो है वो ए को बोल सकता है कि तुमने झूठ बोला था, अब उस झूठ को सच मनाओ, यानी डायमंड की ही रिंग मुझे वापस करो। ये ऐसा बी बोल सकता है। लॉ ऑर्डर दे सकता है, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है ए को वो रिंग को डायमंड की रिंग में कन्वर्ट करने का। अब लेकिन माइनर के केस में ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसे ही ए पर्सन कहे कि मुझे नहीं पता था कि बी माइनर है, मैंने इससे पूछा भी, बी ने कहा कि नहीं मेरी एज तो 21 साल है, लेकिन अब कोर्ट ये नहीं कह सकता कि तुमने अपनी एज 21 साल बताई थी बी ने, तो अब बी जो है प्रॉमिस फुलफिल करे, ठीक है, इस केस में एस्टॉपल नहीं लगता। नेक्स्ट है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जहाँ पे गार्डियन जो है वो माइनर के बिहाफ पे अग्रीमेंट करता है, उन केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी जा सकती है। जो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए गार्डियन ने बोला है वो किया करना पड़ेगा माइनर को, बट वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कुछ सर्टेन चीज़ें हैं। अदर देन दैट, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता तो इसीलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता कि वो अपनी जो प्रॉमिस है वो फुलफिल करे, क्योंकि उसके साथ किया गया अग्रीमेंट वैलिड ही नहीं है। तो नेचुरली अगर वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहा तो भी सही है। कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे गार्डियन अगर या माइनर का मैनेजर उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो माइनर को लीगली उसको ज़रूरी है वो परफॉर्मेंस करनी। फर्स्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट विद इन द अथॉरिटी था गार्डियन के, तो गार्डियन ने अपनी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए था, तो माइनर को वो प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट को हम कहते हैं सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब आपने कुछ ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को इंजरी हो गई या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हो गई, तो उसको हम कहते हैं टॉर्ट, ठीक है। जैसे आपने किसी को डिफेम किया, वो टॉर्ट है। आपने किसी की प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया, वो भी टॉर्ट है, राइट। तो यहाँ पे माइनर की लायबिलिटी होती है इन केस ऑफ टॉर्ट्स। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं वो कहें कि माइनर ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं किया, अपना प्रॉमिस नहीं फुलफ़िल किया, इसीलिए अगेन हमारे को नुकसान हुआ, तो वो भी तो टॉर्ट हुआ। लेकिन उस केस में कोर्ट कहता है कि अगर माइनर को इसलिए लायबल बनाया जा रहा है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है,
तो उस केस में वो टॉर्ट नहीं होगा, यानी उस केस में माइनर की लाइबिलिटी नहीं होगी। जैसे ए एक माइनर था, उसने क्या किया, बी का हॉर्स लिया फॉर राइडिंग पर्पस, राइट। हॉर्स राइड करते करते ए ने इस तरीके से राइड किया या ओवर राइडिंग कर ली हॉर्स की कि जिस वजह से हॉर्स की डेथ हो गई। अब इन दिस केस यहाँ पे माइनर की लाइबिलिटी कुछ भी नहीं बनती है, बिकॉज बाय मिस्टेक उसकी गलती के कारण हॉर्स की डेथ हो गई। तो इन दिस केस यहाँ पे माइनर जो है उसको टॉर्ट के लिए लाइबल नहीं किया जा सकता। वेयर एज दूसरे केस में ए ने, सेम केस लेते हैं, ए ने बी का हॉर्स जो था वो राइडिंग पर्पस के लिए लिया, ए एक माइनर था, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना उस कॉन्ट्रैक्ट में बी ने ऑलरेडी लिखा था कि हॉर्स के ऊपर जंप नहीं करना है, राइट। ए ने क्या किया, ए ने अपना ये वाला हॉर्स सी अपने फ्रेंड को दे दिया, ठीक है। सी ने हॉर्स के ऊपर जंप किया जिसकी वजह से हॉर्स की डेथ हो गई। अब इन दिस केस ये पूरी जो केस है इसमें ये टॉर्ट है, ठीक है। इसमें बेसिकली ऐसा काम किया गया जो एक्सप्लिसिटली लिखा गया था कि तुमने नहीं करना है, और वो अगर ए ने नेचुरली ए की गलती क्या थी, उसने सी को नहीं बताया, उसने आगे वैसे उसको ये हॉर्स देना ही नहीं चाहिए था, राइट। तो उस वजह से ये टॉर्ट माना जाएगा और इस केस में ए लायबल होगा। नेक्स्ट है नो इंसॉल्वेंसी, क्योंकि माइनर कुछ भी डेट इनकर कर नहीं सकता तो इसीलिए वो इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। अगेन पार्टनरशिप में आप एंटर करवा सकते हो माइनर को, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, अदरवाइज वो पार्टनर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ आप इस तरीके से उसको पार्टनर बनाओ कि जो भी गेन्स होंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो आप शेयर करोगे, अगर लॉस हुआ तो आप माइनर से कुछ भी नहीं लोगे, तो इन दैट केस आप माइनर को पार्टनर बना सकते हो। माइनर को एजेंट भी बनाया जा सकता है। माइनर यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर सकता है, किसी के भी बिहाफ पे काम कर सकता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि माइनर जब किसी के बिहाफ पे काम कर रहा होगा, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को खुद ड्रॉ करे, डिलीवर करे, एंडोर्स करे, आगे ट्रांसफ़र करे, कुछ भी करे, लेकिन लायबिलिटी माइनर की नहीं होगी, वो खुद लायबल नहीं होगा। जो भी वो चीज़ें करेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ही लायबल होगा। देन नेक्स्ट है माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन। ऐसा नहीं हम कह सकते कि माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, अब उसके पास पैसे नहीं है, वो तो कर नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे, या उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी ले लो, या उसके पेरेंट्स से पैसे ले लो, ऐसा नहीं किया जा सकता। देन जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट। अगर दोनों माइनर और एडल्ट मिलके, यानी इन दिस केस ए एक माइनर था, उसने बी अपने दोस्त के साथ जो कि मेजर था, इन दोनों ने इकट्ठे मिलके सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि ये जो लोग हैं ये सी से 20,000 रुपये लेंगे और बदले में सी को स्टेशनरी देंगे। अब यहाँ पे 20,000 रुपये सी से मिल गए, स्टेशनरी देनी थी, स्टेशनरी टाइम तक पे नहीं पहुंची, किसकी गलती मानी जाएगी, बी की, बिकॉज यहाँ पे बी मेजर था। जो एडल्ट है, जो मेजर है, वो लायबल होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, माइनर को यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं कर सकते। देन लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज़। अगर हम पूरी माइनर की बातें करें, ठीक है, सारा कुछ देखें, तो बेसिकली माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता। अब कुछ चीज़ें जो ज़रूरतें हैं वो माइनर को चाहिए हो सकती हैं, लेकिन वो उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही राज़ी नहीं होगा। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है तो नेचुरली कोई भी अगर ज़रूरतों के लिए माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो माइनर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये लॉ में लेके आया गया कि अगर माइनर जो है नेसेसिटीज़ के लिए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। अब
लाइबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, नेसेसिटीज़ होनी चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, नेसेसिटीज़ के ऊपर। और उसमें भी जो नेसेसिटीज़ का प्राइस है उतना ही प्राइस जो है माइनर की लाइबिलिटी भी बनेगा। अब अगर इस केस में कहें कि माइनर अपने लिए ब्रांडेड कपड़े खरीद रहा है तो वो उसकी नेसेसिटी नहीं है, कपड़े उसकी नेसेसिटी है, पर ब्रांड्स खरीदना वो उसकी नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, खाना उसकी नेसेसिटी है, लेकिन खाने में वो एक लग्जरी रेस्टोरेंट में जाके खा रहा है वो उसकी नेसेसिटी नहीं है। इस केस में वो जो है लायबल नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको देखनी ज़रूरी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नेसेसिटीज़ के लिए हो रहा है या नहीं। और उस केस में भी माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ माइनर की जो प्रॉपर्टी है उतने तक ही माइनर लायबल होगा। तो यानी जो भी पर्सन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देन आता है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। सेकंड पर्सन जो अनसाउंड माइंड के होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए दो माइंड्स का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्योंकि एक जो माइंड साउंड नहीं है, फिट नहीं है, तो उस केस में नेचुरली वो अनसाउंड माइंड हुआ, इसलिए वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपका माइंड या ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ कि आप टर्म्स एंड कंडीशन समझ सको, तो नेचुरली इसलिए आप एंटर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट के। अब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कब कब अराइज होता है, फर्स्ट है इडियोसी, यानी इडियट पर्सन। इडियट पर्सन उसे कहते हैं जो कि इनकैपेबल हो, शुरू से ही उसकी मेंटल पावर इतनी नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर सके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो उस केस में क्योंकि उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ, ये मेडिकल कंडीशन है, तो इस वजह से वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी एंटर नहीं कर सकता। अगर आप उसके साथ एंटर करते हो कॉन्ट्रैक्ट तो वो अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाता है। सेकेंड है ल्यूनेसी और इंसानिटी। ल्यूनाटिक पर्सन, इडियट पर्सन और लुनाटिक पर्सन में ये फ़र्क है। लुनाटिक पर्सन टेम्परेरी फेजेस में जो है उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, जैसे डिप्रेशन के केस में। ठीक है, तो वो अपनी पार लूज़ कर देता है ये सोचने की कि क्या सही है क्या गलत है। तो नेचुरली उस टाइम पीरियड तक जब तक वो लुनाटिक है, जब तक वो इनसेन है, डिप्रेशन में है, उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। उसके बाद वाला पीरियड या उसके पहले वाला पीरियड बिल्कुल सही है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। देन ड्रंकनेस, अगर कोई पर्सन टेम्परेरी इंटॉक्सिकेटेड है यानी कि ड्रंक्ड है, ठीक है, उस केस में जब उसने पी रखी है, इंटॉक्सिकेटेड है, उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि अगेन वो सेम केस हो गया लुनाटिक का, क्योंकि वो इतना कॉन्शियस नहीं है, उसको नहीं पता वो किस चीज़ में एंटर कर रहा है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को वो समझ पाए, वो कैपेसिटी में नहीं है। देन हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म भी टेम्परेरी इनकेपेसिटी होती है, जहाँ पे पर्सन जो है वो आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड स्लीप के अंडर होता है, तो इसलिए वो इम्पैक्ट है उसका, वो स्लीप में है, उसको नहीं पता वो क्या चीज़ में एंटर कर रहा है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। इसके अलावा मेंटल डीके, ओल्ड एज के अकाउंट में, क्योंकि आप ओल्ड एज है, ठीक है, आपका जो ब्रेन है उतना शार्प नहीं रहा, आपको अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही तो भी आप एंटर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में। देन थर्ड लास्ट पार्ट, कौन से लोग होते हैं जो इनकैपेबल होते हैं एंटर करने से कॉन्ट्रैक्ट के, जो पर्सन डिसक्वालिफाइड हैं बाय एनी अदर लॉ। वो कौन से, एलियन एनिमीज़। एलियन एनिमीज़ होते हैं वो कंट्रीज़ जिनके साथ लड़ाई लगी हुई है, यानी अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, अगर पीस वाला टाइम है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग वॉर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पीस टाइम में और वॉर के टाइम में
आपको कुछ ट्रांजैक्शन देनी है, राइट, आपको कुछ पैसा वापस करना है या पैसा वापस लेना है, तो भी आपको पॉज करना पड़ेगा। ड्यूरिंग पीस टाइम में आप ये कर सकते हो पैसा या ट्रांजैक्शन का लेन देन, लेकिन या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हो, लेकिन वॉर के टाइम पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन एनिमी कंट्री के साथ नहीं कर सकते, वो आपको लॉ फॉरबिड करता है। देन फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, वो पर्सन्स जो कि एम्बेसडर्स हैं, उनको कोर्ट जो है इम्यून करती है उनके ऊपर, क्योंकि आप केस नहीं कर सकते, ठीक है। उनका जो एक्चुअल में सिस्टम है वो डिफरेंट रहता है, उनके रिलेटेड रूल्स जो हैं वो डिफरेंट रहते हैं, तो इसीलिए वो डिसक्वालिफाइड हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंडिविजुअल। थर्ड होता है इंसॉल्वेंस, वो पर्सन जो एक्चुअल में जिसके पास बहुत ज़्यादा डेट है, अब उसके पास पैसा नहीं है कि वो डेट को उतार सके, उस पर्सन ने अगर अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि अब उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथ में रही ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर हम कहते हैं उसके पास चली जाती है, तो नेचुरली वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है, अगर कोई पर्सन जेल में हो, जितना टाइम वो जेल में है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। देन है कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन यानी कंपनीज, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती, उसके बिहाफ पे उसके एजेंट्स यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं। तो ये था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, कौन कौन सी पार्टीज़ कैपेबल हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।